नमस्कार, राजस्थान के एसडी और मैं हूं आपके साथ मोइन खान। जयपुर के जोटवाड़ा में बोरिंग रोड स्थित जयपुर वेस्ट हॉस्पिटल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे जायजा लेते हैं। यहाँ पे आए हुए जो पेशेंट थे, इन्होंने सेवाएं ली है डॉक्टरों से, और यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं। हम बात करते हैं डॉक्टरों से कि इन्होंने किस प्रकार की सेवाएं हमारी जनता को दी है। हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर राजेश सामोता जी। जो होता है सर, आपका क्या उद्देश्य रहा है आप? जी, अभी रिसेंट में सरकार ने भी जो गैर संचारी बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उनकी स्क्रीनिंग के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में एक अभियान चलाया है पूरे देश भर में। तो हमें भी लगा कि क्यों ना हम भी हमारी तरफ से योगदान करें। तो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, डिसलिपिडीमिया हो या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, उस तरह की बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए हमने बीपी, शुगर, इनकी फ्री जाँच करी है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं, फेफड़ों की जाँच, उसको भी हमने निःशुल्क रखा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस कैंप के माध्यम से ज़्यादा लोगों में जो बीमारियां अभी तक डायग्नोस ही नहीं हुई है, वो एक बार उनको डायग्नोसिस तक पहुँचे, एक बार उनकी दवा हम शुरू करें और आगे वो हमारे फॉलोअप में आए, या किसी भी फिजिशियन को या किसी भी पीडियाट्रिशियन को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो इस शिविर का अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो ये है कि मैक्सिमम जनता को इसका लाभ पहुँचे। आपने अभी तक क्या योगदान किया है? जी, हम जो आज हमने जैसे 150 के आसपास पेशेंट आए, 150-200, अभी काउंटिंग मैंने नहीं की है। उसमें हमने सबकी फ्री बीपी, शुगर हमने फ्री स्क्रीनिंग करी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किए हैं, ईसीजी की जांच फ्री करी है, और जो बाकी पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है उन पे हमने लगभग 40% डिस्काउंट भी दिया है। और हमने सभी दवाइयाँ जो आज जितने भी मरीज़ आए हैं, चाहे वो किसी बीमारी के हों, हमने दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराई है। और जो हमारे स्पॉन्सर भी रहे हैं इसमें, उनका भी बहुत बहुत आभार मैं कहूँगा। कोकर एसोसिएट्स और जीके बिल्डर्स, उन्होंने और बाकी समस्त कार्यकर्ताओं ने इसमें काफ़ी मदद की है। सर, ऐसे चिकित्सा शिविर होते रहते हैं, नेक्स्ट कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये आपने कुछ कल्पना की सर? जी देखिए, हमारे बाकी जो सोशल लीडर्स हैं, आसपास में पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है कि उनके वार्ड्स में हम ये सब कैंप्स करें और निःशुल्क करें। तो हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि महीने में 1 या 2 निःशुल्क कैंप रखें हम। और आने वाले समय में हम हमारी सर्विसेज को भी एक्सपेंड करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल रहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट भी अवेलेबल रहेंगे, और बाकी जो हमारी कोर टीम है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन है, मैं फिजिशियन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट भी आज बैठे हैं। तो वो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे और डॉक्टर्स जुड़ें और पब्लिक को मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिले। सर, जनता आए हैं, उनकी मुलाकात भी की, क्या रेस्पॉन्स रहा जनता का यहाँ पे आके? जी, जितने लोगों से मैं मिला हूँ काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है। कई लोग शुगर की जांच इसलिए नहीं कराते कि डायबिटीज़ की दवाई शुरू हो जाएगी, बीपी इसलिए इग्नोर करते हैं कि बीपी की दवाई शुरू हो जाएगी, और वो महंगी भी पड़ती है। हमारा उद्देश्य, देखिए, हम भी एक प्राइवेट सेटअप में हैं, हम बहुत लंबे टाइम तक फ्री दवाइयाँ हो सकता नहीं बांट पाएँ, लेकिन एक बार अगर किसी का डायग्नोसिस हो जाए तो वो सरकारी अस्पताल से भी अपनी दवा कंटिन्यू कर सकता है। तो हमारा मकसद ये है कि एक बार हम उस मरीज़ को उसके डायग्नोसिस तक पहुँचाएँ, उसकी दवा हम शुरू करें, और आगे वो जहाँ भी उसके लिए सहूलियत हो वहाँ से वो अपना इलाज ले सकें। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम अभी आगे चलते हैं डॉक्टर साहब से। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर पंकज गुप्ता है, मैं बच्चों का रोग का विशेषज्ञ हूँ। सर, आप बताइए, आज जो निःशुल्क परामर्श केंद्र लगा है, यहाँ पे आपने क्या सेवाएं दी और क्या जनता का रिस्पॉन्स मिला? देखिए, बेसिकली बच्चों को देखने का मेन उद्देश्य रहता है कि अपने जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे कुपोषित बच्चे और मोस्टली वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं बच्चे। तो अपना एक मेन उद्देश्य तो यही था कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनके लिए हम कुछ मल्टीविटामिन या जो दवाइयाँ हैं वो हम उनको एक बार प्रोवाइड कर पाएँ, और दूसरा एक उनको एक डायरेक्शन दे पाएँ उनके माँ बाप को कि जो फूड उनके पास अवेलेबल है उसको ही वो कैसे अपने बच्चे को न्यूट्रिशियस बना के दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े पाउडर के डिब्बे या ये सब चीज़ें बच्चों को देनी है। आप नॉर्मल अपने घर के खाने में भी कुछ परिवर्तन करके बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। तो मेन उद्देश्य यही था। और एक टीकाकरण जो बच्चों का है, टीकाकरण की अवेयरनेस अभी भी इतनी नहीं है, तो एक टीकाकरण की एक अवेयरनेस देने के लिए, और दूसरा जो ये कुपोषित वाला चीज़ है इसको अपन को थोड़ा सा ठीक करना है, ताकि ये जो लोकल कम्युनिटी में बच्चे बीमार ही कम पड़े, ताकि हम लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़े। एटलीस्ट बीमारी कम होगी तो डॉक्टर का जो मेन उद्देश्य है वो कंप्लीट हो पाएगा हमारे लिए। सर, बिल्कुल आपने सही पूरा जवाब दिया। पूछने वाला था सर मैं, एक्चुअली सर, जो अंडरस्टूड पेरेंट्स जो होते हैं वो तो अपने बच्चों की देखरेख करना जानते हैं, सलाह लेते हैं बड़े बड़े डॉक्टर से, खुद भी पढ़े लिखे होते हैं। सर, सामान्य जनता होती है, गरीब होती है, उनको ना तो पढ़ाई का नॉलेज होता सर, ना वो अपने बच्चों को पैदा तो कर सकते, लेकिन उनको देख रेख रख रखाव उनको नहीं आता है। तो सर, उनके लिए आप स्पेशली क्या एडवाइस देंगे? उनके लिए यही एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि जो घर में आपको बेसिक खाना मिल रहा है, सिर्फ उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपन उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। लेकिन अपन क्या होता है कि आजकल जो टीवी में दिखाते हैं कि भाई ये भौतिक जो चीज़ें हो गई अपनी, कि डिब्बे वाले दूध हो गए,
सेरेलैक हो गया, ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं कि इनसे ज़्यादा पोषण मिलता है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि घर का खाना, मदर का फीड सबसे बेस्ट चीज़ है। तो उसी की अवेयरनेस फैलाना मेरा मेन उद्देश्य था यहाँ पे आने का। सर, घर में आने वाली बहुत तेज पढ़ने वाली मासूम बच्चों की क्या देखरेख करनी चाहिए माता पिता? देखिए, मेन देखरेख तो क्या है कि बच्चों के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप हर थोड़ी सी देर में बच्चे को पानी पिलाते रहें। बच्चे को इस मौसम में भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो सर को मेनली ढक के रखें। सर से बहुत ज़्यादा आपके पसीना बाहर निकलता है तो बच्चा ठंडा पड़ जाता है उससे। मेन काम क्या है, बच्चे को ढक के रखें। जब भी कोशिश करें कि इतनी लू में बाहर ना निकलें, लेकिन बाहर अगर निकल भी रहे हैं तो ढक के रखें और थोड़ी सी देर बाद में पानी पिलाते रहें। ज़रूरत पड़े कि आपको लगे कि भाई बच्चा कमज़ोर सा दिख रहा है, एकदम ढीला सा लग रहा है, तो ORS पिलाएं, ये सब करें। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि भाई बच्चे की तकलीफ बढ़ गई है तो डॉक्टर को दिखाएं शीघ्र। सर, अगर ये चैनल में और इस न्यूज़ में जनता देखेगी हमको, बच्चों के लिए अगर आपसे परामर्श लेना चाहें तो सर आप कहाँ मिलेंगे, कहाँ अवेलेबल मिलेंगे? हम लोग जयपुर वेस्ट हॉस्पिटल, बोरिंग चौराहा, यहाँ पे सुबह 10 से 1, शाम को 4 से 7 अवेलेबल हैं। साथ में फिजिशियन भी हमारे पास डॉक्टर राजेश हैं, वो अवेलेबल हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोनिका, वो अवेलेबल है। बाकी हमारी सर्विसेज अब हम और एक्सपेंड कर रहे हैं। शुक्रिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अरुण आर्य है और मैं पेट, लीवर और आंत का विशेषज्ञ हूँ। और आज भी अपने कैंप में काफ़ी मरीज़ देखे जिनको पेट की समस्याएं थी, लीवर के बारे में काफ़ी उनके सवाल थे और सब चीज़ों का निवारण किया हमने। काफ़ी दवाइयाँ भी हमने दी हैं उनको फ्री में और आगे भी हम ये सब सुविधाएं है वो देते रहेंगे। हेलो, मैं हूं डॉक्टर दीनदयाल नागर। मैं बच्चों का हार्ट स्पेशलिस्ट हूं। इस समय में देखो, बच्चों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लू ना लगे। ठीक है, मेरा तो वैसे काम हार्ट से रिलेटेड होता है। इस चिकित्सा शिविर में क्या देखने, रुझान क्या देखेंगे? जनता देखो, बीमारियां बहुत रहती है, लेकिन एक तो अवेलेबिलिटी होना चाहिए कि नज़दीक में कोई स्वास्थ्य ऐसा कोई हॉस्पिटल है, और जब वो जा रहे हैं तब वहाँ पे कोई उनको उनकी जो बीमारी से रिलेटेड जो डॉक्टर है वो मिल जाए। बाकी लोगों में रुझान है कि भाई हम हमारी उसका तुरंत इलाज कराएं, उपचार कराएं। तो काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, अपनी समस्याओं का समाधान लिए और काफ़ी सेटिस्फाइड है। थैंक यू सर। जी, थोड़ा सा गर्मियों की होती है, पानी गिरता है, थकान से हो जाती है, वो प्लस यहाँ पे आके आपको क्या लगा, क्या रुझान है इस तरीके से राउंड फिगर की जो? मैं डॉक्टर मोनिका सामोता, मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। और आज के कैंप का मकसद यही रहा है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नंबर आने लगे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा। मतलब उसका एक रीज़न ये है कि बच्चे बचपन से ही, जैसे 1-2 साल का बच्चा होता है तब से ही वो माँ बाप उसको मोबाइल दे देते हैं। तो मोबाइल यूज़ की वजह से आजकल बच्चों में ये हो रहा है कि उनको चश्मा का नंबर बहुत बचपन से ही स्टार्ट हो रहा है। और सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि रूटीन चेकअप, बच्चों का जो रूटीन ईयरली एग्जामिनेशन होना चाहिए वो बच्चों का होता नहीं है। उस वजह से क्या होता है, एक टाइम निकलने के बाद बच्चों की नज़र परमानेंटली कम हो जाती है। तो आज का मकसद यही है कि एक तो बच्चों का रूटीन चेकअप, ईयरली जो एग्जामिनेशन होना होता है वो करवाएं। और जो अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में जैसे आंखों में एलर्जी है आजकल की, ये वाली दिक्कत ज़्यादा हो गई है। और ये वाली दिक्कत इसलिए भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि सब लोग मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, तो उसकी वजह से आंखों में ड्राई आई ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल आंखों की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और गर्मियों में बेसिकली और ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में एलर्जिक जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो एक चीज़ ये है कि गर्मियों में आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे धूप में जाएं तो गॉगल्स वियर करें, हवा का ध्यान रखें। एसी में रहें तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एसी में भी ड्राई आई एग्रीवेट होती है। और उसमें अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है कंप्यूटर यूज़ की वजह से या किसी भी यूज़ की वजह से, तो एक बार कंसल्ट कर लेना, उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि कुछ ड्रॉप्स होती हैं जिनसे उनको मतलब सिम्टोमेटिकली कवर किया जा सकता है उन चीज़ों को। और जैसे ओल्ड एज में लोग होते हैं, जैसे पहले ये रहता था कि मोतियाबिंद बिल्कुल पक ही जाना चाहिए, पकने के बाद ही ऑपरेट कराना है। बट आजकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मशीनें अवेलेबल हो गई हैं, काफ़ी तरीके के लेंस अवेलेबल हो गए हैं, तो इन सब फैसिलिटीज़ के साथ मोतियाबिंद का अर्ली स्टेज में ऑपरेशन ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। उसमें विजन बहुत अच्छा आता है, जैसा कि यंग एज में विजन होता है उतना आ जाता है। तो एक टाइमली कैटरेक्ट की सर्जरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम निकलने के बाद क्या होता है कि मोतियाबिंद की वजह से काला पानी हो जाता है आँख में। तो उसके बाद क्या होता है कि आँख बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो लेंस से भी फ़ायदा नहीं आता। तो टाइमली चीज़ों का डायग्नोसिस करके उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये इस कैंप का मकसद रहा है। अभी बहुत तेज़ है, बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए। अक्सर छोटे बच्चों को हो जाएगी, तो उनको पेरेंट्स को थोड़ा नॉलेज के लिए क्या रख रखाव करना है जिस स्टार्ट में कि बच्चे के ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो? गर्मी
एलर्जी का रख रखाव बेसिकली किसी भी टाइप की एलर्जी का एक ही ट्रीटमेंट है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ से बचना ही ओनली ट्रीटमेंट है। तो आंखों की एलर्जी में बेसिक दिक्कत क्या है, डस्ट एलर्जी रहती है, एनवायरमेंटल एलर्जी रहती है, तो उससे बचना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जैसे बच्चे को बाहर ही नहीं भेजें, बट बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की बंद कर दोगे तो बच्चे घर पर रह के मोबाइल देखेंगे, तो वो और ज़्यादा डेंजरस है आँखों के लिए। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ रखना भी ज़रूरी है, बट उसके साथ मतलब जितना मैक्सिमम आप ध्यान रख सकते हैं डस्ट वगैरह का, धूल मिट्टी का। जैसे बाहर आंधी चल रही है गर्मी में बहुत ज़्यादा, तब आप बाहर नहीं जाएं, बच्चों को घर में रखें। रख रखाव आप जितना रख सकते हैं, जितना प्रिकॉशन रख सकते हैं उतना ही रख पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो उसमें उस मौसम में आपको दवाई डाल लेना आँख में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मैम आप एक डॉक्टर हैं, वैसे नॉर्मली लाइफस्टाइल दुनिया में चली रही है, छोटे बच्चे अक्सर खिलौने के रूप में दे दिया जाता है। हाँ। तो आपका क्या मानना है, क्या करना चाहिए उन्हें पता मोबाइल को बिल्कुल भी टॉय नहीं समझना है, मोबाइल बिल्कुल भी टॉय की तरह नहीं लेना है, क्योंकि मोबाइल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ जैसे 3-3, 4-4 साल के बच्चे आते हैं, उनमें -4 का नंबर, -8 का नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर आता है। तो उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि बच्चा एक तरीके से ब्लाइंड ही मानेंगे। एक एज निकलने के बाद वो उसकी नज़र बढ़ाना इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है, बाद में नहीं बढ़ सकती। तो एक बार आपने मोबाइल देना शुरू कर दिया और नंबर आ गया तो नंबर को रिवर्स करना भी पॉसिबल नहीं है। बाद में जो लेसिक वगैरह, जो भी लेजर वगैरह प्रोसीजर होती है चश्मा हटाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसमें नज़र होनी चाहिए पहले से, अगर बच्चे की नज़र का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है तो वो लेजर के बाद भी वो वाली नज़र वापस कभी नहीं आ पाएगी। वो वाली फिर परमानेंट है, वो वाली नज़र उसकी जाएगी। शुक्रिया मैम, अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, जैसे डॉक्टर साहब ने एडवाइस दी उसको फॉलो करें। चलिए हम आगे चलते हैं, पॉज करें एक बार। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या जाखड़ है। मैं यहाँ पे मेन गायनिकोलॉजिस्ट अभी विजिटिंग कंसल्टेंट के तौर पे आई थी इस कैंप में अपना योगदान देने के लिए। और मेरा संदेश मेनली यही देखना है, जैसे औरतें होती हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी बीमारी छुपाती हैं, बताती नहीं हैं, हेजिटेशन होती है उनमें, अपनी पर्सनल हाइजीन नहीं रख पाती, या अपने फैमिली और अपने बच्चों की केयर करने में वो इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आपके पास कोई सी भी ऐसी दिक्कत है तो आप सबसे पहले, क्योंकि फ़ीमेल टू फीमेल कांटेक्ट करना, बात करना आसान होता है, तो आप सबसे पहले जाओ अपने डॉक्टर के पास, उनको बताओ मुझे ये दिक्कतें हैं, उस हिसाब से टाइम से, जैसे बाकी लोगों की भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है वैसे आप खुद के लिए भी ज़रूरी है। खुद का पर्सनल हाइजीन आप अच्छे तरीके से रखो। जी, डॉक्टर साहब का मानना यही है कि बीमारी तो बीमारी होती है, कभी भी कोई बीमारी हो तो अपना डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, चाहे वो हाइट हो या कैसी भी हो। शुक्रिया मैम। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद साहब चौधरी और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। एज ए स्किन स्पेशलिस्ट मैं जो सलाह देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास में आते हैं वो बीमारी से ज़्यादा लोग सेल्फ ट्रीटमेंट की वजह से अपनी स्किन ख़राब करके आते हैं। तो मेरी सबसे पहली राय यही है कि अपना खुद का ट्रीटमेंट खुद से ना करें। जो ट्यूब्स लगाते हैं तो पेशेंट के दिमाग में ये रहता है कि ये ट्यूब है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। नहीं, वो ट्यूब है, उसमें भी मेडिसिन होती है। जैसे खाने वाली मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ही लगाने वाली दवाइयों के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर से, नियर बाई जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप उससे कंसल्ट करें और उसके बाद में आप ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखें। दूसरा, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही रहती है, तो इस समय में सनस्क्रीन अपने फेस पे लगाएं और अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें। मॉइस्चराइज़र रेगुलरली अपने चेहरे पे लगाएं, अपनी स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर जैसे पिंपल्स वाली स्किन है तो थोड़े ऑयल बेस वाली ना लगा के ऑयल फ्री कुछ मॉइस्चराइज़र्स होते हैं उस तरह के आप यूज़ करें। बाकी ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही। थैंक यू। डॉक्टर राजेश सामोता जी, डॉक्टर अरुण आर्य जी और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे इस एरिए को, इस स्थान को चिकित्सा के लिए चुना और चुन करके हमें अभिभूत किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से ये आप हर मरीज़ को, आने वाले को ट्रीट करके उनको निःशुल्क इलाज और अपनी एक क्षमता के अनुरूप है उनका जो भी हो सके इलाज करेंगे। हम भी समय समय पर इस चिकित्सा को, जयपुर वेस्ट हॉस्पिटल के समस्त चिकित्सकों को इस तरह से सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। यहाँ इन्होंने एक कैंप का आयोजन किया, मेडिकल कैंप का, उसका मुझे पता लगा तो मैं आज सवेरे 8 बजे इनके पास उपस्थित हुआ। यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, यहाँ की व्यवस्थाएं और डॉक्टर्स का, यहाँ जो दवाई वितरण था, जांच थी, वो सब मेरे हिसाब से सुचारू रूप से हुई। डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं बड़ी ईमानदारी से और प्रमुखता से दी। सब पेशेंट को आत्मीयता से डॉक्टर्स ने देखा। सारे स्टाफ का
हमारे जो भी एसोसिएट से जुड़े हुए हैं उन्होंने सब ने अपनी अपनी ईमानदारी से सेवाएं दी।